डिब्बा, दादी बाबा कहाँ हैं? छुट्टियों में छात्रावास से घर लौटते ही बेहद शांति महसूस करते हुए सौरभ ने मधु से पहला प्रश्न पूछा, इतनी जल्दी क्या है? पहले अपना कमरा तो देख ले, कैसा सजा है। उसके बाद मामा जी के यहाँ चलना है। गृह प्रवेश में मधु ने बेहद उत्साह से कहा। सौरभ अंदर गया तो उसने पाया कि दादी बाबा का कमरा ही उसके लिए सजाया गया था। अगले दिन भी वह बार बार उन दोनों को पूछता रहा और मधु टालती रही सौरभ के प्रश्न को। वो दोपहर का खाना खाकर थोड़ा आराम करने के बाद अपने पड़ोस में ही रहने वाले दोस्त मुकुल से मिलने चला गया। मुकुल ने उसे जो बताया उसे सुनकर तो उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई। वापस आकर काफी देर तक कमरे में अकेले ही किसी तरह रुलाई रोक कर बैठा रहा। वह अपनी माँ के कर्कश और मतलबी स्वभाव से परिचित था। बात बात में उनके मायके की संपन्नता के बखान का आदी भी था शुरू से ही, पर उसके बाबा भी किसी से कम न थे। रिटायर्ड सरकारी अधिकारी और शहर के संपन्न इलाके में थी उनकी कोठी। उसके पिता गोपाल को दादी बाबा ने कई बच्चों को खोने के बाद पाया था। मधु को अलग रहने की ही कामना थी, इसीलिए वह हर प्रयास करती जिससे घर में कलह कलेश का माहौल ना बने। सौरभ को छात्रावास भेजना भी उसी का हिस्सा था। सौरभ, मधु ने आश्चर्य से कहा, अरे तुम तैयार क्यों नहीं हुए अभी तक? ऐसे ही, मेरा मन नहीं हो रहा जाने का, उसने उचाट मन से बोला। तब तक गोपाल मिठाई के कई डिब्बे को साथ लिए हॉल में दाखिल हुआ। उन्हें देखकर ही मधु का स्वर और तीक्ष्ण हो गया। ये किसके यहाँ से मिठाई उठा लाए हो? बड़े लोग हैं, डिब्बा ही स्टैंडर्ड्स बताता है कि चीज ऊंची दुकान की है। उसने बिगड़े स्वर में कहा, अरे शांति निकेतन वालों की ही हैं, पर उनकी दुकान में डिब्बे खत्म थे तो मैंने पड़ोस वाले के ही डिब्बों में पैक करवा ली। वैसे भी खानी तो मिठाई ही है, डिब्बे को थोड़ी ना खाना है। गोपाल ने लापरवाही से कहा, तुम भी ना मेरी नाक कटवा कर रहोगे? मेरे मायके वाले बड़े लोग हैं, ये सब नहीं खाते, फेंक देंगे या नौकर को दे देंगे। मधु का रोष उग्रता पकड़ता जा रहा था। मम्मी बस भी करो, टाइम कम है, जल्दी तैयारी करो। डिब्बे को इतना तूल क्यों दे रही हो? जाना तो उसे कबाड़ में ही है ना। सुबह सौरभ ने समझाते हुए कहा, सौरभ तुम अभी छोटे हो, तुम क्या जानो, खाई तो मिठाई ही जाती हैं, पर इस्तेमाल होने तक डिब्बा मिठाई की भी सुरक्षा करता है और लाने वाले के नाम जी की भी किस दुकान से खरीदी है तब तक उसे संभाल कर रखा ही जाता है। जब मिठाई खत्म हो जाती है तब डिब्बा कबाड़ में फेंका जाता है। समझे कुछ? मधु ने अपने 14 वर्ष के बेटे को समझाते हुए कहा। सौरभ ने गहरी नजरों से देखते हुए ठहरी आवाज में कहा, हाँ मम्मी समझ गया। जैसे दादा दादी अब ओल्ड एज होम में फेंक दिए गए हैं। आप दोनों के मिठाई खाने के बाद सौरभ तुम बहुत ज्यादा बोलने लगे हो आजकल। मधु ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम्हारी पढ़ाई पर हम लोग इसीलिए इतना खर्च कर रहे हैं कि तुम हमें ये बदला दो हमारे बलिदान और प्यार का। क्या
गलत कर रहा हूँ मम्मी। परिणाम तो एक दिन वही होना है आपका भी। ये घर आपसे पहले दादी बाबा का है। उन्होंने भी पापा के लिए यही किया जो आप मेरे लिए कर रही हैं, पर तरीका उनसे बिल्कुल ही उल्टा। बेटा, ये सब कर तो आखिर तेरे लिए ही रही हूँ ना, मधु ने तड़प कर कहा। उन्होंने आपके लिए यहाँ जीवन भर की कमाई लगा, पर आपने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा। उन लोगों को सीधे अदालत का आदेश भेजा, अपने बहू होने के अधिकार का उपयोग करके। सब तो वो आप लोगों को दे ही चुके थे, फिर भी अदालत में खींचने का डर दिखाकर आपने उन्हें इतना परेशान किया कि वो बेचारे घर की शांति की खातिर चुपचाप अपनी मेहनत के बनाए घर और बेटे को आपके लिए छोड़ गए। पापा भी आपके आभार मंडल में इतना दबे कि आवाज भी ना उठा पाए। माँ, डिब्बा तो आपके घर का भी खानदानी था, पर आप भी उस के स्तर की न थी। आप इतना किसके लिए गिर गई? युवा होते बेटे के तर्क वितर्क से निरुत्तर मधु का चेहरा सफेद पड़ गया। आखिर उसके कर्म बेटे के सामने खुल ही गए थे। उसे सास ससुर की बात याद आ गई जो उन्होंने आंसू भरी आंखों से घर छोड़ते समय कही थी। मेरा घर तुम्हारे दहेज से नहीं बना है बहू। मुझे बिना किए जो दे रही हो वह तुम्हें ना मिले, क्योंकि उसमें भी मुझे ही दुख होगा। बुरे कर्म कभी चैन नसीब नहीं होने देते, वो सामने आते ही हैं। वो धम से सोफे पर बैठ गई। उसे सौरभ से ये आशा बिल्कुल न थी। ये विद्रोह के स्वर उसे ये बतला चुके थे कि उसका किशोर मन भले बुरे का फर्क समझने लगा था। पार्टी जाने का उत्साह थम चुका था। सौरभ को साथ लेकर गोपाल भी कहीं निकल गया, शहर से दूर। ओल्ड एज होम के बाहर गाड़ी रुकी तो सौरभ को हॉल में ही अपने दादी बाबा हम उम्र लोगों के साथ नजर आए। उन्हें वहां आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। दादी बाबा अपने घर वापस चलिए ना, सौरभ ने मनोहार से कहा। बेटा, हमें कोई भी तकलीफ नहीं यहाँ, फिर पेंशन आ रही है, तुम जब याद आए तो आ सकते हो, वो उसे समझाते हुए बोले। लेकिन जब वह न माना तो सौरभ के आंसुओं से पिघल कर वो लौट आए। सौरभ और गोपाल फिर से जी उठे और मधु भी थोड़ा शांत रहने लगी थी। उसे समझ में आ गया था कि परछाई काया का ही अनुसरण करती हैं। सुखद बदलाव की किरणों ने खुलकर हर चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी।